पर। Yes, so today's heading is consequences of Raoult's law. Okay, so let us take the first one. And what is that one? First one, consequences. तो first one consequences क्या है भाई? आपने क्या देखा ऊपर? टोटल वेपर प्रेशर की जो इक्वेशन है वो हम लोग x1 और x2 दोनों के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, Okay, sir. this is the first consequences, that total vapor pressure may be can be related with the mole fraction of either of the component. बात समझ में आई? This is the first consequences right here, that total vapor pressure PT can be related to mole fraction of any of the component. ये लो भाई, कोई भी कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग टोटल वेपर प्रेशर को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमने देख ली और उसके साथ उसकी जो कंडीशन थी P1 नोट कब ज्यादा होना चाहिए, P1 और P2 नोट कब ज्यादा होगा तो इक्वेशन कौन सी होगी, P1 नोट ज्यादा होगा तो इक्वेशन कौन सी होगी, ये हम देख चुके हैं। अगला आपका जो इक्वेशन है वो PT क्या है? PT किसका लीनियर फंक्शन है, बताना जरा। PT इज लीनियर फंक्शन ऑफ x2। ये है कि नहीं है, बताना जरा। PT x2 का लीनियर फंक्शन है कि नहीं है? क्यों है ऐसा? एज P1 नॉट P2 नॉट आर कांस्टेंट। सही बात है क्या? सही Yes, बात है sir. क्या? P1 नोट और P2 नोट ये तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर PT नोट है, PT है, वो डायरेक्टली किसका लीनियर फंक्शन हो गया? x2 का लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनमें ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? इसको हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, किसको? PT को, PT वर्सेस या वेपर प्रेशर वर्सेस हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, आप लोग लिख लो वेपर प्रेशर वर्सेस आपका x2 का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप लोग वेपर प्रेशर को किसके वर्सेस प्लॉट करोगे? x2 के वर्सेस प्लॉट करोगे तो वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अब स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? जिस ग्राफ की तुम बात कर रहे थे वो ग्राफ हम लोग अब ड्रॉ करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो भाई, हम लोग ग्राफ किस किस में ड्रॉ कर रहे हैं? वेपर प्रेशर और x2 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्या हुआ है वही हम लोग बात करने वाले हैं। आपको बनाना है एक बॉक्स। ये हमने एक बॉक्स बना दिया है ना, चाहे ये सीधी लाइन हो नहीं हो कोई बात नहीं, ये हमने एक बॉक्स बना दिया। देखो अब देखना, इधर ध्यान से समझते चलो। ये आपका वेपर प्रेशर है, ये हमने x2 की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया है इधर से इधर, ये वेपर प्रेशर इधर से इधर। ठीक है ना? अब बात को समझना आप लोग, x2 की कॉन्सेंट्रेशन को हमने वेरी किया है, इसका मतलब x2 इनिशियली 0 है। क्या है? x2 0 है और x1 क्या है? वो 1 हो गया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है ना, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। यदि x2 0 है, सेकंड कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब कंपोनेंट 1 100% है, वहां पर केवल प्योर स्टेट में है कंपोनेंट 1। ठीक है, अब हमने क्या किया? x2 की कॉन्सेंट्रेशन को, मोल फ्रैक्शन को धीरे धीरे इंक्रीज किया। लास्ट में हम कहां तक पहुंचे? x2 का मोल फ्रैक्शन और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया x2 = 1 और आपका x1 क्या हो जाएगा, बताना जरा। इस सिचुएशन में जब x2 0 है तो Yes, sir. Zero. ये 0 हो जाएगा। अब आप देखो, जो ये जो एक्सिस है x2 जहां पर इंक्रीज हो रहा है, वहां पर इसको अच्छी तरह समझ लो कि हमने सेकंड कंपोनेंट का अमाउंट इंक्रीज किया है। ये जो इनिशियल सिचुएशन है, यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट का अमाउंट 0 है। फिर हमने क्या हुआ, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, मतलब हमने इसके जो वेरिएशन है, ठीक है, वो हम करते गए, दोनों के मिक्सचर के वेरिएशन है ना, कि हमने x1 का फर्स्ट कंपोनेंट का अमाउंट कम किया, सेकंड का इंक्रीज किया, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया, उसमें x1 का अमाउंट और कम किया, जो सेकंड कंपोनेंट है उसका और इंक्रीज किया। इस तरह से हम वेरिएशन करते चले गए, कॉम्बिनेशन बनाते चले गए। लास्ट में हमने कौन से फाइन कॉम्बिनेशन को अचीव किया? जब आपका सेकंड कंपोनेंट प्योर स्टेट में है और x1 का अमाउंट हो गया 0। ठीक है, x1 मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट कंपोनेंट का, वो हो गया 0। तो ये सिचुएशन है। अब
अब देखो भाई, अब यहाँ पर समझने की बात है, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ये तो हमने इस एक्सिस की तो बात कर ली, वेपर प्रेशर वाली एक्सिस की बात करते हैं। ये राउल्ट्स की जो कंडीशन है, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। इसके लिए क्या कंडीशन है? P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट है क्या, या P1 नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर देन P, वो क्या है बताओ, विच वन इज करेक्ट? कौन सी सिचुएशन लेनी है हमें? P2 is यस, greater ये than P2 P1. नॉट इज ग्रेटर देन P1, सेकंड कंपोनेंट जिसके रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पार्शियल, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्योर स्टेट में ये सिचुएशन ले रहे हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये आपको ध्यान रखनी है राउल्ट्स लॉ के लिए। उसी टोटल वेपर प्रेशर जो हमने ये इक्वेशन निकाली है ना, इसी का तो ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से हम चले, यहाँ पर x1 का अमाउंट है प्योर स्टेट में, मतलब x1 है 1, इसका मतलब 100% आपका x1 ही है, वहां पर x2 क्या है, 0 है। ये हमने ले लिया इसका वेपर प्रेशर, जहां पर मैंने अभी डॉट लगाया है। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, बताना जरा, क्या मैंने ये सही लिखा है? P1 नॉट, देख लो जरा, प्योर स्टेट में है तो ये वेपर प्रेशर P1 नॉट होगा ना, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। सही बात है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वाला सर एक बार वापस कोई बात बताना। नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, जहां पर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, इनिशियल सिचुएशन पे इनिशियल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, x2 का अमाउंट 0 है और x1 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, इसका मतलब ये आपका मिक्सचर है ही नहीं, यहाँ पर आपके पास कंटेनर में एक ही कंपोनेंट है, वो है वन कंपोनेंट। जब वन कंपोनेंट होगा तो वो प्योर स्टेट में हो गया, और उस सिचुएशन में उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P1 नॉट के इक्वल। सही बात है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये प्योर स्टेट में हो गया यहाँ पर। अब देखो, अब क्या हुआ भाई, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आई। देखो यहां पर आ जाओ, लास्ट की सिचुएशन में, लास्ट की सिचुएशन में x1 आपका 0 है, x2 प्योर स्टेट में है, बात सही है ना? x2 इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल, सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। इसका मतलब यहाँ पर केवल सेकंड कंपोनेंट ही है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, x1 तो 0 है, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P2 नॉट के इक्वल। बात सही है क्या, बताना जरा। यस सर। और हमारी सिचुएशन है P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। हमारी जो सिचुएशन है, हमारी कंडीशन है राउल्ट्स लॉ की, उस इक्वेशन की, दैट इज P2 नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट। तो इसीलिए तो हमने P2 नॉट की वैल्यू ऊपर ली है, P1 नॉट की वैल्यू इससे कम ली है। देख लो जरा, सही किया ना मैंने, गलत तो नहीं किया ना? सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। सही बात है, ओके। ये तो हुई एक बात। अब आप देखो आगे आगे, स्टार्टिंग में देख लो आप लोग, सेकंड कंपोनेंट का अमाउंट 0 है और वहां केवल फर्स्ट कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो ये जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो x1 के यानी कि कंपोनेंट 1 के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल है, P1 नॉट, ठीक है। अब जैसे जैसे हम कंपोनेंट 1 का अमाउंट कम करते जाएंगे और कंपोनेंट सेकंड का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट 1 का अमाउंट कम होता जा रहा है, कंपोनेंट 1 का अमाउंट कम होता जा रहा है, और कंपोनेंट 1 का अमाउंट 0 आया, ठीक है। तो कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर यानी कि P1 नॉट वो 0 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो x2 पे देखो, सेकंड कंपोनेंट का हमने क्या किया, हम धीरे धीरे सेकंड कंपोनेंट का अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसका जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो स्टार्टिंग में 0 था, क्योंकि उसका अमाउंट ही नहीं था, ठीक है, जैसे जैसे हमने इसका अमाउंट इंक्रीज किया वैसे वैसे इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला गया, और लास्ट में जब हमारे पास केवल 100% कंपोनेंट 2 ही है, तब उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट P2 नॉट के इक्वल हो गया। इतना समझ में आया या नहीं आया? मैंने दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन आपके सामने, पार्शियल प्रेशर का जो वेरिएशन है x2 के साथ में, वो मैंने बता दिया है। कंपोनेंट 1 का डिक्रीज होगा, क्योंकि कंपोनेंट 1 का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। देख लो x1 का स्टार्टिंग में 1 है और बाद में 0 हो गया, तो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है ना, वैसे ही उसका उसका पार्शियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। ये P1 की वैल्यू है। कंपोनेंट 2 का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग में 0 था,
लास्ट में उसका इंक्रीज होता गया जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमारे राउल्ट्स कह के चले गए हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही है ना, यही है ना राउल्ट्स लॉ? बताना जरा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ तो यही है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा x2 का, यानी कि सेकंड कंपोनेंट का, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। लास्ट में जब आपका कंपोनेंट 2 का 100% हो जाएगा, यानी कि आपके पास केवल कंपोनेंट 2 ही है, उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तब उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P2 नोट के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब P1 नोट क्या है? इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे ना हम लोग, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। अब कंक्लूजन सुनना स्टार्ट कर दो। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मिक्सचर हम लोग बनाएंगे तो उसका मिनिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? वो हो सकता है P1 नोट। समझ में आई कि नहीं आई? इससे कम तो वेपर प्रेशर नहीं हो सकता ना। इससे कम तो वेपर प्रेशर हो सकता है क्या? बताओ जरा भाई। P1 नोट से कम वेपर प्रेशर हो सकता है क्या इन दोनों के मिक्सचर को? आप यस सर। सेकंड कंपोनेंट आप उसमें डालो ही मत, आप केवल कंपोनेंट 1 ही रखो, तो उसका प्रेशर प्योर स्टेट में P1 नोट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इससे कम तो आएगा नहीं। इसका मतलब आप यस कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को मिक्स करेंगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है? एक्सट्रीम सिचुएशन है जब कंपोनेंट 2 का अमाउंट 0 होगा तब वेपर प्रेशर P1 नोट के इक्वल होगा, और जब कंपोनेंट 1 का अमाउंट 0 होगा तब वेपर प्रेशर P2 नोट के इक्वल होगा। यानी कि इनसे कम वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन का, इनसे कम वेपर प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर का लाइन क्या हो गया? देखो, टोटल वेपर प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है P1 नॉट और मैक्सिमम वैल्यू है P2 नॉट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस लाइन इंडिकेट्स वेरिएशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर विद x2। ये है PT की लाइन, टोटल वेपर प्रेशर की लाइन। ये आपके सामने ग्राफ अब हो गया पूरा, ये पूरा हो गया आपके सामने ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ किसमें है? टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, अब बताओ भाई, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? यस बताओ। सर। और ये क्या है? ये है वेरिएशन ऑफ पीटी, वेरिएशन ऑफ पीटी एंड पीटी तो टोटल वेपर प्रेशर है, P1 एंड P2 क्या क्या है भाई ये बताना जरा। PT तो टोटल वेपर प्रेशर, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। इसका वेरिएशन है विद क्या है? MF ऑफ कंपोनेंट, MF यानी कि मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 2, वो क्या है? x2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ग्राफ वेरिएशन है। ये देखो, अब मुझे बताओ, x2 का अमाउंट इंक्रीज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताना जरा। इंक्रीज होगा सर। यस, और वो क्यों होगा? क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंडीशन ली हुई है कि सेकंड कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P2 नॉट ज्यादा है किससे? P1 नॉट से, राइट? ओके, अब मुझे एक चीज और बताओ, जैसे जैसे x2 का अमाउंट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? कंपोनेंट डिक्रीज हुआ। और कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ। वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो राउल्ट्स के लॉ का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने देखा है कि तो पार्शियल पेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो सारा इस ये जो आपके सामने ग्राफ है इससे एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, इससे सारा एक्सप्लेन हो रहा है। अब हम इसके कुछ रिलेटेड पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हम ले चुके हैं और वो है मैक्सिमम वेपर प्रेशर। भाई ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? बता सकते हो क्या आप लोग? मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P2 नॉट। इससे ज्यादा वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, देख लो टोटल वेपर प्रेशर। सही बात है ना? और मिनिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? मिनिमम आपका वेपर प्रेशर हो सकता है P1 नॉट, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो। ठीक है, ये सॉल्यूशन का है, मिनिमम वेपर प्रेशर इतना है और मैक्सिमम इतना है। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। अब यहाँ पर ये हम लोग ले रहे हैं क्या?
इसके कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये 3 नंबर कॉन्सिक्वेंसेज हो गया जिसमें हमने ग्राफ बनाई है और ये चीज हमने नोट की है। ठीक है, अब किसी ने कह दिया कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप रिवर्स सिचुएशन पे ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा। रिवर्स सिचुएशन यानी कि हमने ले लिया P1 नोट ज्यादा है P2 नोट से, जैसे ही हम ये कंडीशन लेंगे हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। P2 नोट PT इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1, और यहाँ पे आएगा आपका P1 नोट माइनस P2 नोट। ध्यान रखना, क्योंकि P1 नोट ज्यादा है ना, तो यहाँ पर हम माइनस तो ज्यादा में से कम को ही करेंगे ना, तो P1 नोट माइनस P2 नोट। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर PT किसका लीनियर फंक्शन हो गया, x1 का। अब इसका ग्राफ आप कैसे बना सकते हो क्या, बताना जरा, है कोई आइडिया। आपको कुछ नहीं करना है ना, और ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कई बुक्स में ये x1 के रेफरेंस में है, कई बुक्स में x2 के रेफरेंस में है। तो यहाँ हमने x2 लिया 1, x1 लिया 0, x1 का अमाउंट इंक्रीज किया इधर से इधर, x2 लिया 0 और x1 लिया 1। बात समझ में आ गई ना, ये देखो x1 का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 0 से 1। ठीक है, और अब P1 नोट आपका ज्यादा है, तो P1 नोट कहाँ है, ये रहा, ये अब आपका हो गया P1 नोट। ठीक है ना, और ये आपका हो गया, लेकिन ये तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। तो चलो ठीक है, वही कंडीशन लेते हैं। x2 लिया 0 और P1 नोट ले लिया आपको, कोई बात नहीं, इसमें कैसे भी कर लो, ग्राफ आपका वही बनेगा। ठीक है, तो x1 ले लिया 1। अब आपने चेंज किया, x2 का अमाउंट इंक्रीज किया, x2 हो गया 1 और x1 हो गया 0। ओके, अब x1 यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, x2 यहाँ पर 1 है, ये इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो उससे कम है। देख लो, हमारी कंडीशन यही कहती है। ठीक है ना, अब हम इंक्रीज करेंगे x2 का अमाउंट, तो x2 का जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज करेंगे 0 से P2 नोट तक जाएगी वैल्यू। अब हम जैसे जैसे x2 का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे P1 नोट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, पार्शियल प्रेशर, और वो 0 पे आ जाएगा जब x1 का अमाउंट 0 हो गया, तो वह कंपोनेंट 1 का। ये आपकी टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू है। ये देख लो, इस सिचुएशन में x2 के साथ साथ x2 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे टोटल वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होता चला गया। या तो आप ऐसे बोल दो उसको, या आप ऐसे बोल दो कि x1 इंक्रीज किया, ये देखो इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज हो रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि x1 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे PT की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ग्राफ और वो ग्राफ दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, देख लो अच्छी तरह से, देख लो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको कई जगह ये भी ग्राफ मिल सकता है जब उन्होंने P1 नोट को P2 नोट से ज्यादा कंसीडर किया हुआ है, P1 नोट इज ग्रेटर देन P2 नोट, तब आपको ग्राफ मिलेगा ये। ठीक है, उसमें PT किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x1 का। ठीक है, और x2 के साथ रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब आपने कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से ज्यादा कंसीडर लिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। अब यहाँ पर एक रूल है भाई, है ना, एक 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 हमारे पास एक साइंटिस्ट और हैं, है ना, उन्होंने भी एक रूल दिया है, लगे हाथ हम लोग वो भी लिख लेते हैं। वो है हमारे पास नोवेलोप्स रो, नोवेलोप्स रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल है। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, फटाफट लिख लो आप लोग, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब तो जानते ही हो भाई, दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। वेपर फेज, नॉट प्रेशर, वेपर फेज इज मोर रिचर in more volatile, is always richer। more तो हम यहाँ ले रहे हैं ना, is always richer in more volatile component। ये लो भाई, है ना, ये सिंपल सा लो है, ये कहता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, उसमें वेपर फेज इज ऑलवेज रिचर। वेपर फेज
में हमेशा वो कंपोनेंट ज्यादा होगा जो ज्यादा वोलेटाइल है ना। दो लिक्विड का हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो ज्यादा वोलेटाइल है वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, वो अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका लास्ट कंक्लूजन लेने जा रहे हैं, लास्ट कॉन्सिक्वेंस है हमारा, और वो है द कंपोजिशन, लिखते जाओ आप लोग, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ये लो भाई, वेपर फेज का कंपोजिशन। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, वेपर फेज का कंपोजिशन क्या है, इससे मीनिंग क्या है? तो इससे मीनिंग ये है, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने सॉल्यूशन बनाया था अभी अभी, है ना। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें ये देखो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास है वेपर। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन को थोड़ा सा और डेंस कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट रहे। ये लो, इसकी हमने सरफेस ड्रॉ कर दी, और ये ऊपर वेपर है भाई। ठीक है, अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सॉल्यूशन फेज के कंपोजिशन की। सॉल्यूशन फेज में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन हमने 1 लिया हुआ है, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन हमने 2 लिया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसकी हमने बात कर ली, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x1 x2 वेरी करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसे वेरी होगा, वो सारा हमने बात कर ली। पार्शियल प्रेशर की हमने बात कर ली कि x2 के साथ उनका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये सारा हमने बात कर ली। अब हम वेपर फेज की बात करेंगे। ये तो आपका सॉल्यूशन फेज है, और ये जो आपका इसकी सरफेस के ऊपर वेपर है, ये है आपका वेपर फेज। ठीक है, अब वेपर फेज में आप लोग देखो, वेपर फेज में भी तो एक वेपर फेज का भी तो कंपोजिशन है ना, उसमें भी तो दोनों कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड हैं उसके अंदर। देखो दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन हमने बनाया, लिक्विड्स के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, तो दोनों वोलेटाइल हैं तो वेपर में दोनों का वो रहेगा, रोल रहेगा। ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब कौन कितना है ये बात हम दिखा सकते हैं उनके मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ हम y1 यूज करेंगे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और y2 यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। वापस सुन लो, वेपर फेज में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन हमने लिया है y1 और y2। अब हम लोग y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे कि वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है, y1 और y2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, राउल्ट्स क्या कह के चले गए हैं, राउल्ट्स से कह के चले गए हैं कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है, ये देखो पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि वो y1 के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P1 का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे हमने वहां बनाया है y1 PT, यही है ना। ठीक है, इसी तरह से P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, वो किसके इक्वल है, वो y2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर PT। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन को टोटल वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है डाल्टन्स लॉ का। ओके, तो ये आ गया, देखो P1 और P2 की वैल्यू हमने y1 और y2 की टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब y1 की वैल्यू क्या हो गई भाई, बता सकता है क्या कोई? P1 डिवाइडेड बाई PT हो गई ना। y2 की वैल्यू क्या हो गई, P2 डिवाइडेड PT हो गया। इतनी बात सही है। अब P1 की वैल्यू रख दो भाई, आप लोग जानते हो P1 की वैल्यू है P1 नॉट x1 डिवाइडेड बाई PT, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है P2 नॉट x2 डिवाइडेड बाई PT। हो गया। तो ये जो इक्वेशन आई है, सुन लो, फाइनल इक्वेशन क्या आई है, आपको कंपोजिशन निकालना है गैस फेज का, वेपर फेज का कंपोजिशन, यानी कि वेपर फेज के जो मोल फ्रैक्शन है y1 y2, उनकी वैल्यू निकालनी है। y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैसियस फेज, सुन लो, इन वेपर फेज y1, x1 नहीं है, x1 को तो हम लोगों ने सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन लिया है। ठीक है, तो ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, P1 नॉट x1 डिवाइडेड बाई PT। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाई x2 डिवाइडेड बाई PT। बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा।